स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मॉक जंक्शन में। आज हम SST MTS के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट 13 करेंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड हैं और हमारे एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि हमारे मॉक जंक्शन का ऐप जो है वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो चुका है। आप प्ले स्टोर पर जाके हमारे मॉक जंक्शन ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। इसमें एक ऑफ़र चल रहा है। मॉक जंक्शन ऐप पे हमारे एक टेस्ट पास है जिसका प्राइस है 49 रुपीज़। इसको आप जाके वहाँ से ख़रीदें। इसमें 100+ एग्ज़ाम्स के आपको टेस्ट मिलेंगे, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। SSC, रेलवे, FCAT, CDS, ICG, पुलिस एग्ज़ाम एक्सेट्रा बहुत सारे एग्ज़ाम के जो है टेस्ट आपको मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो आप जाइए और मॉक जंक्शन ऐप पे जाके हमारे इस टेस्ट को व्यू कीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है उस पर भी जाके आप मैसेज करके हमारी टीम से बात करके आप टेस्ट पास को ख़रीद सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमने एक जीके का PDF लॉन्च किया है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। ये PDF जब लास्ट टाइम बच्चों का एग्ज़ाम होता है तो उनको समझ में नहीं आता है कि लास्ट टाइम में कहाँ से पढ़ें। उसके सॉल्यूशन के लिए ये PDF तैयार किया गया है। इसमें पूरे 5 सालों का कलेक्शन है जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। बहुत अच्छे तरह से डिस्क्राइब करके इस PDF में बनाया गया है। तो आप इस PDF को हमारे मॉक जंक्शन एप्लीकेशन से जाकर खरीद सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके हमारी टीम से बात करके इस PDF को खरीद सकते हैं। ये PDF जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। देखिए इस तरह का कुछ PDF है, जैसे इसमें हिस्ट्री का पूरा डिस्क्राइब करके क्वेश्चन अच्छे से लिखा हुआ है, उसका आंसर और उसका व्याख्या लिखा हुआ है। तो जाइए और हमारे मॉक जंक्शन ऐप को डाउनलोड कीजिए और PDF को व्यू कीजिए, टेस्ट को व्यू कीजिए। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, सूर्य का 99% से अधिक द्रव्यमान किससे बना है? सूर्य का 99% से अधिक द्रव्यमान किससे बना है? हमारे ऑप्शंस है हाइड्रोजन और हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन और लोहा और जल वाष्प। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन और हीलियम। इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन और हीलियम, ऑप्शन ए। सूर्य का लगभग 74% द्रव्यमान हाइड्रोजन और 24% हीलियम से बना है। ये दोनों तत्व मिलकर सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य जो है, सूर्य को क्या बोलते हैं? सूर्य को एक तारा भी कहते हैं और ये क्या है? एक विशाल गर्म प्लाजा का गोला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं केरल, तमिलनाडु, असम और कर्नाटक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा केरल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केरल। केरल जो है, केरल में काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, लौंग जैसे कई मसालों की खेती होती है, इसीलिए इसे भारत के मसालों का बगीचा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? हमारे ऑप्शंस हैं भगवद गीता, वेद, उपनिषद और रामायण। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उपनिषद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की जीत होती है। ये कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यह जो है क्या है? एक भारत का एक राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। क्या? सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है कि सत्य की ही विजय होती है। इसको 26 जनवरी 1950 में भारत का राष्ट्रीय क्या वाक्य घोषित कर दिया गया था। भारत ने इसको अपनाया था और ये जो है, जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है अशोक का, उसके नीचे देवनागरी लिपि में लिखा होता है सत्यमेव जयते। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस शासक ने अजंता की गुफाओं का निर्माण कराया था? किस शासक ने अजंता की गुफाओं का निर्माण कराया था? हमारे ऑप्शंस है समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, कृष्ण, वाकाटाका राजा हरिसेन। वाकाटाका वंश था। वाकाटाका नहीं, एक वॉकी टॉकी होता है। वाकाटाका वंश था। वाकाटाका राजा हरिसेन। क्या लिखा है? वाकाटक राजा हरिसेन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राजा हरिसेन, हरिश्चंद्र नहीं। इसका राइट आंसर होगा वाकाटक राजा हरिसेन। इसका राइट आंसर होगा वाकाटक राजा हरिसेन। अजंता की गुफाओं का निर्माण मुख्यतः वाकाटक शासक हरिसेन के संरक्षण में हुआ था। क्या था? वाकाटक वंश था। वाकाटक वंश के कौन थे? राजा हरिसेन, जिन्होंने अजंता की गुफाओं का निर्माण कराया था। अजंता की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। इसमें क्या है? 29 रॉक कट गुफाओं का समूह है
और इसमें जो है बौद्ध काल और वास्तुकला का उदाहरण है ये। कौन? अजंता की गुफाएं। और इसमें बहुत सारी चित्रकारी मूर्तियाँ भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सी चट्टान पेट्रोलियम और कोयले के भंडार में पाई जाती है? हमारे ऑप्शंस हैं आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, ज्वालामुखीय चट्टान। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अवसादी चट्टान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवसादी चट्टान। कोयला और पेट्रोलियम जैविक पदार्थों के संपीड़न से अवसादी चट्टानों में बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भारत के किस भाग में स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिमी भारत। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मध्य भारत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मध्य भारत। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मध्य भारत में स्थित है और यह विंध्याचल श्रृंखला के दक्षिण में फैली हुई है। यह जो है छत्तीसगढ़ से शुरू होकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से होते हुए पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। कौन? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप इस मॉक टेस्ट में बने रहिए और आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस टोटल मॉक टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। हमारा अगला सवाल है, विश्व का सबसे लंबा पर्वत तंत्र कौन सा है? ऑप्शंस है रॉकी पर्वत, हमारे ऑप्शंस है रॉकी पर्वत, एडीज पर्वत, हिमालय और आल्प्स। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा एडीज पर्वत। इसका सही उत्तर होगा एडीज पर्वत, ऑप्शन बी। एडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में स्थित है और यह लगभग 7000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये क्या है? ये श्रृंखला जो है महाद्वीप के पश्चिमी तट के साथ साथ 7 देशों में भी फैली हुई है। वो 7 देशों से भी होकर गुजरती है। पर्वत तंत्र कौन कौन से? कौन पर्वत तंत्र? एडीज पर्वत तंत्र। कौन कौन से देश है वो? वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना से होकर गुजरती है। अर्जेंटीना से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कावेरी नदी का उद्गम कौन से स्थान से होता है, या फिर कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? हमारे ऑप्शंस हैं ब्रह्मागिरी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, विंध्याचल, नीलगिरी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। कावेरी नदी का स्रोत कर्नाटक में कोडगु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में है। कहाँ पे है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लूनी नदी किस क्षेत्र में बहती है? लूनी नदी किस क्षेत्र में बहती है? ऑप्शंस है कच्छ का रण, राजस्थान का शुष्क क्षेत्र, गंगा की मैदानी क्षेत्र और विंध्याचल क्षेत्र। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान का शुष्क क्षेत्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान का शुष्क क्षेत्र। लूनी नदी राजस्थान में एक मौसमी नदी है जो शुष्क क्षेत्रों में बहती है और खारे पानी वाली होती है। ये जो है अजमेर जिले से अरावली पर्वतमाला से निकलती है और दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए गुजरात के कच्छ के रण में भी जाकर मिलती है। कौन? लूनी नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उपराष्ट्रपति भारत के किस सदन का पदेन अध्यक्ष होता है? हमारे ऑप्शंस हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, लेकिन उसके सदस्य नहीं होता। ये सदस्य नहीं होता है, अध्यक्ष होता है। ये किसी भी सभा का उपराष्ट्रपति सदस्य नहीं होता है, वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी सेनापति को हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी सेनापति को हराया था? हमारे ऑप्शन है सिकंदर, सिल्यूकस निक्टर, टॉलेमी, एंटियोकस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सिल्यूकस निक्टर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिल्यूकस निक्टर। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के उत्तराधिकारी सिल्यूकस निक्टर को हराकर उससे पश्चिमी भारत के कुछ हिस्से प्राप्त कर लिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? हमारे ऑप्शंस हैं गंगा, रावी, सतलज, सिंधु। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा रावी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रावी। हड़प्पा नगर पंजाब पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में है। हड़प्पा नगर अब कहाँ है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित था, जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र था।
चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में कौन सा राज्य तट रेखा की दृष्टि से सबसे बड़ा है? भारत में कौन सा राज्य तट रेखा की दृष्टि से सबसे बड़ा है? हमारे ऑप्शंस है महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गुजरात। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात का तट रेखा लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है, जो भारत के किसी भी राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। गुजरात की क्या है, तट रेखा जो है वो 1600 किलोमीटर लंबी है और भारत के किसी भी अन्य राज्य से सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? गुजरात की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शंस है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और ये उत्तराखंड में स्थित है। क्या है नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी? भारत की सबसे पहली ऊंची चोटी कौन सी है, कमेंट में बताइए। और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड को देवों की भूमि भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई ने कौन सा उपकरण उपयोग करता है? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई कौन सा उपकरण उपयोग करता है? हमारे ऑप्शन है प्रत्यक्ष कर, हमारे ऑप्शंस है प्रत्यक्ष कर, राजकोषीय घाटा, रेपो दर, सब्सिडी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रेपो दर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रेपो दर। रेपो दर वह दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को अकाल्पनिक ऋण देता है, जिसे बढ़ाने में महंगाई पर नियंत्रण पाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया था? जीएसटी जो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, भारत में कब लागू किया गया था? ऑप्शन है 1 अप्रैल 2016, 1 जुलाई 2017, 1 जनवरी 2015, 15 अगस्त 2018। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 1 जुलाई 2017। इसका सही उत्तर होगा 1 जुलाई 2017। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो केंद्र और राज्य दोनों सरकार द्वारा लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष मतलब जिसको अच्छे से जाना ना जा सके, ये कर जो है केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा लिखते नहीं है। हर चीज़ पे जीएसटी लिखा रहता है कि आपका 20 रुपये का सामान है और प्लस 3 रुपये या 4 रुपये जीएसटी या फिर 5 रुपया जीएसटी। तो वही होता है क्या, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कन्या सुमंगला योजना किस राज्य सरकार की एक प्रमुख योजना है? हमारे ऑप्शंस हैं बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। यह योजना बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कन्या सुमंगला योजना क्या था? इसमें ना लड़की के जन्म के समय 2000 रुपये मिलता है कन्या सुमंगला योजना के तहत यूपी में। फिर जब उसको टीका में लगता है 1 वर्ष में तो फिर उसको मिलता है 1000 रुपये। फिर जब वो कक्षा 1 में प्रवेश करती है तो फिर उसको मिलता है 2000 रुपये। फिर जब वो कक्षा 6 में जाती है तो फिर उसको 2000 मिलता है। फिर जब वो कक्षा 9 में जाती है तो फिर उसको 3000 मिलता है प्रवेश के लिए। फिर जब 12th में जाती है तो उसको 5000 मिलता है टोटल। तो ऐसे करके जो है कन्या सुमंगला योजना के तहत कितना पैसा मिल जाता है? कन्या सुमंगला के तहत 15,000 रुपया मिलता है लड़की के, कब? 12th तक जाने तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? हमारे ऑप्शंस है बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण, हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ऊर्जा संरक्षण होता है, गति का परिवर्तन बल पर निर्भर करता है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हर क्रिया का समान और विपरीत प्रक्रिया होती है, ऑप्शन बी। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि जब भी कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो वह वस्तु समान बल पर विपरीत दिशा में लौटती है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि अगर हम किसी दीवार पर मुक्का मारते हैं जोर से तो क्या होता है कि जब हम बल अपना उस दीवार पर प्रयोग किए तो वापस में हमको क्या होता है, दीवार के बल से हमको क्या लगता है, चोट लग जाता है। आप सब लोग दीवार पर मुक्का मार के देखिएगा कि आपको चोट लगता है कि नहीं लगता है। ये होता है न्यूटन का तीसरा नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे। हमारे ऑप्शंस हैं 7 अप्रैल, 1 मई, 10 अप्रैल और 12 मार्च। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 7 अप्रैल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 7 अप्रैल।
7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह दिन WHO की स्थापना की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। मतलब WHO की स्थापना भी 7 अप्रैल को हुई थी, तो इसीलिए इसकी वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। जैसे 14 अप्रैल को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है, तो इसको बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। उसी तरह से WHO की स्थापना के वर्षगांठ के रूप में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? स्मार्ट सिटी मिशन योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? हमारे ऑप्शंस हैं 2013, 2014, 2015 और 2016। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 2015। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2015। स्मार्ट सिटी मिशन योजना का शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी, ताकि क्या हो सके, शहरी और बुनियादी ढांचे को तकनीकी रूप से उन्नत और टिकाऊ बनाया जा सके। मतलब क्या था कि स्मार्ट सिटी मिशन में जो है, इसका उद्देश्य उन प्रमुख शहरों को प्रोत्साहित करना था जो मुख्य अवसंरचना मुहैया कराते थे और जो अपने नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करते थे, एक स्वच्छ और सुस्थिर वातावरण प्रदान करते थे और स्मार्ट समाधान लागू करते थे। इसमें 100 सिटी को लिया गया था स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइड उपन्यास किसने लिखा था? गाइड उपन्यास किसने लिखा था? हमारे ऑप्शंस हैं R.K. नारायण, चेतन भगत, सलमान रसूदी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा R.K. नारायण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए R.K. नारायण। द गाइड R.K. नारायण द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध भारतीय अंग्रेजी उपन्यास है। इनका जो उपन्यास था वो 1958 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1958 में प्रकाशित हुआ था। उपन्यास में राजू नाम के एक टूर गाइड के आध्यात्मिक गुरु बनने की कहानी थी। इस उपन्यास में राजू नाम के एक टूर गाइड की आध्यात्मिक गुरु बनने की कहानी थी। यह उपन्यास जो है मालगुडी नामक एक काल्पनिक शहर में सेट किया गया था। इसका जो है एक मूवी भी बना था, द गाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गरुड़ सैन्य अभ्यास भारत में और किस देश के बीच होता है? गरुड़ सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? हमारे ऑप्शंस हैं रूस, फ्रांस, जापान और अमेरिका। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। गरुड़ एक द्विपक्षीय एयरफोर्स अभ्यास है जो भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं के बीच होता है। इसमें क्या होता है कि इन दोनों के सहयोग से एक भाग के रूप में आयोजित किया जा रहा है और जिसे भारतीय सेना के पारा विशेष बल शामिल होते हैं। गरुड़ सैन्य अभ्यास देखिए क्या है। गरुड़ सैन्य अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच एक क्या है, द्विपक्षीय वायुसेना है। द्विपक्षीय यानी दो लोगों के बीच वायुसेना अभ्यास है। इसका आयोजन भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष सेना द्वारा किया जाता है। यह अभ्यास जो है 2003 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य दोनों देश की वायु सेनाओं के बीच सहयोग और समझ को बढ़ाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल कौन थे? हमारे ऑप्शंस हैं VR चौधरी, BS धनोआ, अरूप राहा, अनिल चौधरी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा VR चौधरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए VR चौधरी। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने 2021 में पद ग्रहण किया था और 2024 तक जो है भारतीय वायुसेना का नेतृत्व किया था। लेकिन जो है फिर ये जो इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन 21 सितंबर 2024 में भारत सरकार ने एयरफोर्स मार्शल अमरप्रीत सिंह को अगला वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया था और 30 सितंबर 2024 तक एयर चीफ मार्शल अमर प्रताप सिंह ने 28वें वायुसेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाला था। किसने? अमरप्रीत सिंह ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डस्टलिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? हमारे ऑप्शंस है उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उज्बेकिस्तान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान। डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभियान है। मतलब दो देशों के बीच में जो है ये सैन्य अभ्यास किया जाता है ताकि दोनों देशों का आपसी सहयोग जो है वो बना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था? हमारे ऑप्शंस है अकबर और राणा प्रताप, बाबर और राणा सांग, अकबर और हेमू, शेरशाह और सूरी, शेरशाह सूरी और हुमायूं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अकबर और राणा प्रताप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अकबर और राणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में मेवाड़ के राणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह के बीच में लड़ा गया था। क्यों लड़ा गया था? इसमें जो है क्या था कि जो राणा की सेना और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच में लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने किया था। अकबर की जो सेना थी, उन्होंने महाराणा प्रताप की सेना 4 गुना अधिक थी। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को भील जनजाति का भी सहयोग मिला था। भील जनजाति कहाँ की है? मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट में कराए हैं, आप बताइएगा भील जनजाति कहाँ की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? हमारे ऑप्शंस हैं पेलेग्रा, बेरीबेरी, रिक्टेस और थैलेसीमिया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बेरीबेरी। इसका राइट आंसर होगा बेरीबेरी। विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी होता है, जिससे तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों पर असर पड़ता है। रिक्टेस किसकी कमी से होता है? कमेंट में आंसर बताइए। चलिए आगे बढ़ते। इससे क्या होता है? तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों पर क्या होता है? असर होता है विटामिन B1 की कमी से। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? हमारे ऑप्शंस हैं थैलेसीमिया, पेनेर्सिया एनीमिया, डेंगू और स्कर्वी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पेनिर्सियस एनीमिया। इसका राइट आंसर होगा पेनिर्सियस एनीमिया। इसको एनीमिया भी बोल सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से पेनिर्सियस एनीमिया होता है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या घटती है। विटामिन B12 की जिसकी कमी होती है उसमें क्या होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन क्या हो जाता है? शरीर में कम हो जाता है। इस कमी में शरीर में जो है पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बनती है, जिससे एनीमिया होती है। एनीमिया का मतलब अगर आम भाषा में जाने तो खून की कमी हो जाती है। एनीमिया के लक्षणों में थकान, कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ और पीलापन शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? किस संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? हमारे ऑप्शंस हैं 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन और 73वां संशोधन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 52वां संशोधन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 52वां संशोधन। 1985 में 52वें संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें दल बदल विरोधी कानून शामिल है। जिसमें क्या है? दल बदल विरोधी कानून इसमें जोड़ा गया था। यह जो है यह पहली बार था जब संविधान में राजनीतिक दल शब्द आधिकारिक रूप से शामिल हुआ था। ये क्या था? ये पहली बार था जब क्या हुआ था? संविधान में राजनीतिक रूप आधिकारिक रूप से शामिल हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? हमारे ऑप्शन है TN शेषन, VS रमादेवी, सुकुमार सेन और नवीन चावला। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सुकुमार सेन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सुकुमार सेन। सुकुमार सेन 1950 में भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए थे। अभी जो है प्रेजेंट में जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? कमेंट में इसका आंसर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 86वां संशोधन किससे संबंधित है? 86वां संशोधन किससे संबंधित है? 86 होता है ना, तो 86वां संशोधन यानी 86वां संशोधन किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, पर्यावरण, आरक्षण और भूमि सुधार। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि 86वां हो गया। 86वां संशोधन किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा शिक्षा का अधिकार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार। 86वां संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया। इसमें क्या था? इसमें शिक्षा का अधिकार से ये क्या है संबंधित है क्या ये संशोधन? कौन सा? 85-86वां। इस संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को
मौलिक अधिकार बनाया गया। इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 21A में इसको जोड़ा गया। संविधान के अनुच्छेद किस में? 21A में जोड़ा गया, जो शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। इसके अलावा इस संशोधन में अनुच्छेद 35 में बदलाव किया गया और अनुच्छेद 51A में एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें माता पिता एवं अभिभावकों को अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? हमारे ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, सी राजगोपालचारी, जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय पूछ रहा है ना, भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा सी राजगोपालचारी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी भी है और नाम भी है सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के पहले और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं त्रिवेंद्रम, मदुरै, चेन्नई और कोयम्बटूर। थोड़ा सा लैंग्वेज स्लिप हो जाता है ज़्यादा बोलते बोलते। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मदुरै। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मदुरै। मीनाक्षी अम्मन मंदिर तमिलनाडु के मदुरै में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु के मदुरै में। इसके बारे में मैंने पहले भी पढ़ा था। यह मंदिर वैगई नदी के दक्षिण तट पर स्थित है और यह मंदिर भगवान शिव, जिसके सुंदेश्वर के रूप में, और देवी पार्वती मीनाक्षी के रूप में समर्पित है। मीनाक्षी मंदिर जैसे मीनाक्षी सुंदरवेश्वर मंदिर, इसका पूरा नाम क्या हो गया? मीनाक्षी सुंदरवेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मदुरै का ये प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है और यह मंदिर वास्तुकला, इतिहास और धार्मिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। ये जो मंदिर है, इस मंदिर में तमिल संस्कृति और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं हैदराबाद, श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु और चेन्नई। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बेंगलुरु। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। यह भारत का प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी है, इसरो, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यह जो है भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग DOS के अंतर्गत आता है और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रमुख संगठन है। कौन? इसरो। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं चंडीगढ़, नई दिल्ली, गुवाहाटी और जम्मू। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। BSF का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। BSF का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। यह भारत की सीमा की रक्षा करने वाली प्रमुख बल है। BSF क्या करती है? भारत की सीमा की रक्षा करती है, इसीलिए इसका नाम जो है क्या पड़ता है? सीमा सुरक्षा बल। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई थी? हमारे ऑप्शंस है जिनेवा 1948, पेरिस 1945, न्यूयॉर्क 1950 और वियना 1947। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पेरिस 1945। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पेरिस 1945। 16 नवंबर 1945 में पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन, इसका पूरा फुल फॉर्म है, की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस, फ्रांस में है। इसका पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है और इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है ताकि शांति और सुरक्षा स्थापित की जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं 1958 नई दिल्ली, 1962 बेंगलुरु, 1954 पुणे और 1960 हैदराबाद। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। इसका राइट आंसर होगा 1958 नई दिल्ली, ऑप्शन ए। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म हो गया रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, की स्थापना 1958 में दिल्ली में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। डीआरडीओ क्या है? डीआरडीओ भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी है जो सैन्य अनुसंधान और विकास के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है भारत में अत्याधुनिक और रक्षा प्रौद्योगिकी से सशक्त बनाता है और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा विकसित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं शौर्य, ब्रह्मोस, पृथ्वी या अग्नि। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मोस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रह्मोस। ब्रह्मोस भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? भारत और रूस द्वारा। ये क्या है कि ब्रह्मोस मिसाइल डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और एपीओएम जो रूस का है ने मिलकर बनाया था इसको। यह एक लंबी दूरी का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे जमीन, समुद्र और हवा में लॉन्च किया जा सकता है। कहाँ कहाँ लॉन्च किया जा सकता है? जमीन, हवा और समुद्र में। किसको? ब्रह्मोस मिसाइल को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? हमारे ऑप्शंस हैं 1958, 1971, 1982 और 2000। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1971। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1971। भारत सरकार ने 1971 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्थापना की थी। इसका जो है बड़ा उद्देश्य ये था कि भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नए क्षेत्र को बढ़ावा देने का उद्देश्य उन विषयों से संबंधित गतिविधियों का आयोजन एवं समन्वय के लिए इसके स्थापित किया गया एक विभाग था। चलिए आगे, मई में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन शक्ति किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शंस हैं अंतरिक्ष युद्ध, जल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, बायोटेक्नोलॉजी अनुसंधान। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अंतरिक्ष युद्ध। इसका राइट आंसर होगा अंतरिक्ष युद्ध, ऑप्शन ए। 2019 में भारत ने मिशन शक्ति के तहत एक एंटी सैटेलाइट मिशन का परीक्षण किया जिसमें भारत क्या है? चौथा देश बना। जिसमें भारत क्या है? चौथा देश बना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्या है? मिशन शक्ति जो है अंतरिक्ष युद्ध से संबंधित है। यह एक भारत का क्या है? एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण था जिसका उद्देश्य क्या था? अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट करने की क्षमता का प्रदर्शन करना। इस परीक्षण में भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में ला दिया जिनके पास यह क्षमता थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? हमारे ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और बाल गंगाधर तिलक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था और यह उनकी पुस्तक आनंद मठ का हिस्सा था। 1870 के दशक में संस्कृतनिष्ठ बंगाली में लिखा गया था और 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था वंदे मातरम। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारी पृथ्वी किस आकाश गंगा में स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं एंड्रोमेडा, मैगेलिनिक क्लाउड, मिल्की वे और सोमबैरो। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मिल्की वे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मिल्की वे। हमारी पृथ्वी मिल्की वे की आकाशगंगा में स्थित है जो एक सर्पिल आकार की आकाशगंगा है। क्या है? स्पाइरल आकार की क्या है? आकाशगंगा है। इसे हिंदी में क्षीर मार्ग या मंदाकिनी भी कहा जाता है। नासा साइंस के अनुसार यह एक क्या है? स्पाइरल आकार के आकाशगंगा है जिसे हमारे सौरमंडल और जिसमें हमारा क्या है? सौरमंडल और पृथ्वी क्या है? स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गणेश चतुर्थी का आयोजन मुख्यतः किस राज्य में बड़े स्तर पर होता है? हमारे ऑप्शंस है उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में भव्यता के साथ मनाई जाती है और यह गणपति बप्पा की पूजा का प्रमुख त्यौहार है। क्या गणेश चतुर्थी कहाँ पे मनाया जाता है ज़्यादा? महाराष्ट्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में भारत के लिए व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? हमारे ऑप्शंस है मिल्खा सिंह, अभिनव बिंद्रा, लीडर पेंस और कर्णम मल्लेश्वरी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अभिनव बिंद्रा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अभिनव बिंद्रा। 2008 बीजिंग में ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतकर व्यक्तिगत श्रेणी में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता था। किसने? अभिनव बिंद्रा ने। कब? 2008 में बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों को 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी खोज की गई स्थल कौन सी थी? हमारे ऑप्शंस हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी और कालीबंगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा राखीगढ़ी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राखीगढ़ी। हरियाणा में स्थित राखीगढ़ी क्षेत्रफल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का सबसे बड़ा ज्ञात स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा खोजा गया स्थल राखीगढ़ी है, जो हरियाणा भारत में स्थित है और यह स्थल मोहनजोदड़ो से भी बड़ा है और सिंधु घाटी सभ्यता के शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण क्या है? उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? हमारे ऑप्शंस है न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा और लंदन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जिनेवा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जिनेवा। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है और वैश्विक स्वास्थ्य मामलों का संचालन करता है। क्या करता है? यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों को देखती है और इसका मुख्य काम देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और बीमारियों से क्या है? बचाव करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी यानी कि IAEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है बर्लिन, पेरिस, वियना और रोम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वियना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वियना। IAEF का मुख्यालय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में है और यह परमाणु ऊर्जा में शांतिपूर्ण उपयोग का बढ़ावा देती है। क्या करती है ये? परमाणु ऊर्जा में शांतिपूर्ण उपयोग का बढ़ावा देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पिन का पूर्ण रूप क्या है जो ATM कार्ड में प्रयोग होता है? पिन का पूर्ण रूप क्या है जो ATM कार्ड में प्रयोग होता है? ऑप्शन है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पब्लिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, प्रोटेक्ट इंटरनेट नंबर और प्राइवेट आइडेंटिटी नोड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पिन एक गोपनीय संख्या होती है जिसका उपयोग ATM या अन्य डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है। यह व्यक्तिगत पहचान संख्या पिन एक 4 से 6 अंकों का कोड होता है जिसे आप अपने डेबिट कार्ड प्राप्त करते समय सेट करते हैं। इसका उपयोग ATM और पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनलों पर लेन देन को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोवन सोडा का यानी वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? हमारे ऑप्शंस है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? धोवन सोडा लिखा है, वॉशिंग सोडा। इसका राइट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, जो NaCO3 10H2O होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये क्या है? ये एक कार्बनिक यौगिक है जो कि पानी में घुलनशील होती है। कौन? वॉशिंग सोडा। और इसका उपयोग कपड़े धोने और पानी को नरम करने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पेसमेकर किस अंग के कार्य को नियंत्रित करता है? हमारे ऑप्शंस है लंग्स, मस्तिष्क, हृदय और यकृत यानी लीवर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हृदय। इसका राइट आंसर होगा हार्ट।
पेस मेकर एक कृत्रिम उपकरण है जो दिल की धड़कन को नियंत्रित करती है। क्या करती है? ये दिल की धड़कन को नियंत्रित करती है। पेस मेकर हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है, खासकर तब जब हृदय की धड़कन बहुत धीमी या अनियमित हो जाती है। तो यह एक छोटा सा उपकरण है जो हृदय की गति को क्या करता है? नियमित करने के लिए नियंत्रित करता है, जो विद्युत संकेतों का उपयोग करता है। चलिए, एक लाइन लाइन नहीं दिखाता है, तेज़ चल रहा है, धीरे चल रहा है, उस तरह का। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? हमारे ऑप्शंस है डाईऑक्सिरिबोन्यूक्लिक एसिड, डाईऑक्सिन्यूक्लिक एसिड, डाईऑक्सिरिबोस नाइट्रोजन एसिड, ड्यूलर न्यूक्लिक एसिड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डीऑक्सिराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सिराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम होता है जो आनुवांशिक जानकारी का वहन करता है। क्या करता है? आनुवांशिक जानकारी का वहन करता है। डीएनए टेस्ट से पता चलता है कि इसका आनुवांशिक वंश क्या है। तो ये रहे हमारे जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड थे। अगर आपको इन सारे वीडियोस के पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल मॉक जंक्शन को ज़रूर ज्वाइन करें। हमारे टेस्ट पीडीएफ को खरीद के टेस्ट ज़रूर लगाएं और पीडीएफ को खरीद के ज़रूर पढ़ें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट